हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है थर्मल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक मैकेनिकल वाले के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होंगे थर्ड सेमेस्टर में जिनको पावर जनरेशन सब्जेक्ट पढ़ना है उनके सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप यहाँ से भी अच्छे से सुन सकते हैं। अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर, मतलब 1.1 के अंदर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनर्जी सोर्सेस कि एनर्जी का क्या क्या सोर्सेस होता है, एनर्जी होता क्या है, उसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये आज के लेक्चर में हम लोग पूरा कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट भी करते हैं। तो आज का हेडलाइन रहेगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो बेसिक टॉपिक है। इवन आप अपने स्कूलिंग लाइफ, जब आप स्कूल में थे तो आप अपने स्कूल लाइफ में भी आप साइंस में या इन्वायरमेंटल साइंस में, ईवीएस में ये सब टॉपिक को पढ़ें, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ऊर्जा के स्रोत। मतलब हमको ऊर्जा जो है, एनर्जी कहां कहां से मिल सकता है। जैसे अगर हम लोग अपना एग्जाम्पल ले तो हम लोग को एनर्जी कहां से मिलता है, तो खाना पीना से मिलता है। मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें काफी मात्रा में जो है मिनरल्स मौजूद रहते हैं और उस मिनरल से हमको एनर्जी मिलता है। अगर हम अपने बाइक का एग्जाम्पल ले, अपने कार का एग्जाम्पल ले, तो उसको कहां से एनर्जी मिलता है, तो फ्यूल में जो मौजूद केमिकल एनर्जी है वो इंजन के अंदर जाता है और उसमें हीट एनर्जी डेवलप होता है और वो हीट एनर्जी फर्दर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं किसी आदमी के लिए, किसी जीव जंतु के लिए, किसी मशीन के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए जिससे कि वो काम कर सके। अब हमको एनर्जी जो है वो प्राकृतिक के द्वारा, नेचर के द्वारा गिफ्ट के तौर पर बहुत सारा एनर्जी का सोर्स दिया गया है। जैसे अगर कोई थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल लेंगे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है या जनरेट हम लोग करते हैं, तो वहां पर आप नोटिस करेंगे कि कोयला को हम लोग जलाते हैं, उस कोयला के जलने के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है और वो क्या करता है, पानी को गर्म करता है। उसमें एक डिवाइस होता है, वहां पर एक बॉयलर लगा हुआ रहता है, उस बॉयलर में पानी को डालते हैं और जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हीट क्या कर रहा है, पानी को भाप में कन्वर्ट कर रहा है, स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है और उस स्टीम को हम लोग पाइपलाइन के थ्रू ले जाते हैं और टरबाइन के ऊपर उसको छोड़ते हैं हाई प्रेशर के साथ। अब वो क्या करता है, टरबाइन के ब्लेड को घुमाता है और उसके शाफ्ट को भी घुमाता है। अब शाफ्ट को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, किसके साथ, जनरेटर के शाफ्ट के साथ, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां भी क्या हो गया, कोयला क्या हो गया, एक सोर्स हो गया जिसके मदद से हम लोग हीट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर सकें और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट होता है इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। मतलब किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था होता है, किसी भी राज्य का जो अर्थव्यवस्था होता है, वो कहीं ना कहीं उसके रिसोर्सेस पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम लोग अपने बिहार का एग्जाम्पल लें तो आपको पता होना चाहिए कि अपने बिहार में कोई ऐसा खनिज पदार्थ का कोई बहुत बड़ा भंडार नहीं है। जैसे अपना पड़ोसी जो राज्य है झारखंड, वहां आप जानते हैं कि वहां कोयला जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और वहां की सरकार जो है कोयला को निकाल के दूसरे दूसरे राज्य, दूसरे दूसरे देश को बेचते हैं और वहां का जो अर्थव्यवस्था है वो स्ट्रांग होता है, वहां का रेवेन्यू जनरेट होता है। पर अपने यहां ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग का जो राज्य है वो थोड़ा गरीब राज्य के अंदर आ जाता है। तो वही चीज बताना चाह रहा है कि एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट होता है किसी भी इकोनॉमिक के लिए, सोशल के लिए, है ना, सामाजिक के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब अपने यहां कोई मान लीजिए एनर्जी का सोर्स ही नहीं होगा तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज आप देखते हैं यहां पर कोई फैक्ट्री अपना लगाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो जानती है कि अगर यहां हम फैक्ट्री लगाएंगे तो यहां लगाने के बाद फैक्ट्री हमको सारा का सारा फ्यूल दूसरे राज्य से ही मंगाना पड़ेगा, कच्चा माल जो है वो भी दूसरे राज्य से मंगाना पड़ेगा। तो उतना जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा उससे बढ़िया है कि उसी राज्य में हम फैक्ट्री लगा देंगे जहां से हमको खनिज पदार्थ, कोयला या फ्यूल कुछ भी जो है आसानी से मिल जाए। जैसे झारखंड में अगर आप जाएंगे तो वहां सेल इंडिया का जो है काफी बड़ा फैक्ट्री है जमशेदपुर में। अगर आप टाटा चले जाएंगे तो टाटा का भी बहुत बड़ा फैक्ट्री है। क्यों वहां पर है, क्योंकि वहां रॉ मटेरियल भी आसानी से मिल जाता है और साथ ही साथ जो फ्यूल है वो भी आपको आसानी से मिल जाता है, कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ही मिल जाता है। तो इसलिए एनर्जी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। अगर आप सऊदी अरबिया सबका एग्जांपल लेंगे, सोचिए वो कितना गरीब देश पहले हुआ करता था,
पर कच्चा तेल बेच बेच के आज देखिए वर्ल्ड में उसके शहर दुबई सबको देखेंगे तो वर्ल्ड में वो फेमस सिटी के अंदर आ गया। तो ये कारण होता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। ठीक है, आगे कह रहा है, एनर्जी प्ले ए वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। आपके पूरे जीवन में एनर्जी का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल ले लीजिएगा, मान लीजिए किसी दिन अगर इलेक्ट्रिसिटी 2 दिन के लिए गायब है, सोचिए आपका कैसा जीवन हो जाएगा। ना तो आपके छत पर जो टंकी है उसमें पानी चढ़ पाएगा, ना तो आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है ना, वो चार्ज नहीं हो पाएगा, मोबाइल चार्ज नहीं हो पाएगा, मतलब पूरा लाइफ ही आपका अंधकार में गुजरेगा और आपका पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके घर में कार है, मान लीजिए पेट्रोल स्ट्राइक कर गया या पेट्रोल ही खत्म हो गया, तो आपका गाड़ी वो फिर यूजलेस होगा, फिर उसमें कन्वर्ट करके उसको दूसरा सिस्टम में करना होगा। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है बहुत ही मेन रोल अदा करता है पूरे लाइफ के लिए, चाहे वो कोई भी देश का आदमी हो या कोई भी राज्य का आदमी हो या कहीं का भी आदमी हो, है ना। तो यही चीज बताना चाह रहा है कि एनर्जी प्ले ए वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, आगे कह रहा है कि मोस्ट एनर्जी सोर्सेस आर फाउंड इन नेचर। सबसे अच्छा यही बात है कि हमारा जो प्लानेट है, हमारा जो ग्रह है, वो एक ऐसा प्लानेट है जहां पर भगवान जो है वो सारे तरह का जीवन को जीने के लिए सोर्सेस ऑफ एनर्जी दे दिए। तो कह रहा है कि मोस्ट एनर्जी सोर्सेस आर फाउंड इन नेचर सच एज कोयला, है ना। आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग इस कंट्री के पास कोयला का बहुत बड़ा बड़ा भंडार है, तो कोयला आपको दे दिया गया है। और कोयला आप जानते हैं कि जब आपका जो वेस्ट मटेरियल बहुत लंबे समय तक जमीन के नीचे दबा रहता है तो फिर वो कन्वर्सन होता है कोल में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। तो वही चीज यहां बताना चाह रहा है कि मोस्ट एनर्जी सोर्सेस आर फाउंड इन नेचर। नेचर में बहुत सारा एनर्जी का सोर्स आपको पहले से ही मौजूद है, दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोयला आपको मौजूद है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको मौजूद है, बहुत सारा गैसियस आपको मौजूद है ना। सन तो ऐसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो अभी लाखों लाख साल तक आपके साथ रह सकता है ना। विंड, बायोगैस, जियोथर्मल, है ना, पृथ्वी के सतह से जो एनर्जी आपको निकलता है दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। समुद्र से जो आपको एनर्जी मिलता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, महासागर से जो एनर्जी मिल रहा है, समुद्र से जो एनर्जी मिल रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ओशियन एनर्जी कह रहे हैं, है ना। समुद्र में जो लहर आ रहा है आज के डेट में उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो बहुत सारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जिसको आप किसी तरह से कन्वर्ट करके अपने यूज लायक बना सकते हैं। क्लियर एकदम हो गया। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि सन है, तो सन अनुमान लगाया जा रहा है कभी लाखों लाख साल तक रहेंगे, और सन में आप जानते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकलता है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उस लाइट, उस हीट का यूज कर रहे हैं सोलर पैनल लगा के, और सोलर पैनल के मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वह सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में चौथा स्थान रखता है, और टारगेट रखा गया है कि हम लोग जो है बहुत जल्द, मतलब 2025 तक तीसरे पोजीशन पर आ जाएंगे, दूसरे पोजीशन पर आ जाएंगे। अगर हम अपने पूरे कंट्री का एग्जांपल दें तो अपने कंट्री में लगभग 68% जो इलेक्ट्रिसिटी है वह किससे बनता है, कोल से बनता है, थर्मल पावर प्लांट से बनता है। और बाकी बात जो परसेंटेज है लगभग आप 68 से 70% मान सकते हैं, और जो 30% है वो 30% आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी से बनता है, चाहे सोलर एनर्जी हो, हाइड्रो एनर्जी हो, सबसे ज्यादा तो हाइड्रो एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, आपका जो है जियो थर्मल एनर्जी हो गया, ओशियन एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, वहां से बनता है। तो सोचिए कि 68% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोयला से बन रहा है, और आप जानते हैं कि जब हम कोयला को जलाते हैं तो लार्ज अमाउंट में हार्मफुल गैसेस निकलता है, और उसमें भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। आपको यह भी पता है कि नेचर के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह लगभग 0.03% दिया गया है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि एयर में नाइट्रोजन आपको प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड भी नेचर के द्वारा ही दिया गया है। कितना दिया है, 0.3%। पर आज के डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोयला को जला के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जला के इसके परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं, और अभी का परसेंटेज है 0.4 से लेके 0.05% तक हम लोग बढ़ा दिए। अब इसके बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपका सुंदर सा पृथ्वी है,
और इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैसेस भी मौजूद है। नेचुरली 0.03% कार्बन का एक लेयर भी बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का, पर हम धीरे धीरे उसके परसेंटेज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जो लेयर कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। अब यहां से सनलाइट जो है वो तो इससे पेनिट्रेट करते हुए अंदर घुस जा रहा है, और यहां अर्थ सरफेस पर टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट करता है और वापस स्पेस में चला जाता है बहुत सारा परसेंटेज। पर चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ये लेयर जो है वो मोटा लेयर होते जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बहुत सारे रे को वापस रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जिसके कारण अर्थ का सरफेस जो है वो गर्म हो रहा है, और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और इसके ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर सब है, जो बर्फ सब है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पिघल रहे हैं। और उसके पिघलने के कारण समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, और बहुत सारे वैसे कोस्टल एरिया है, बहुत सारे वैसे कंट्री हैं, बहुत सारे उस कंट्री के सिटी शहर हैं जो उस पानी में अब डूब रहे हैं। जैसे न्यूजीलैंड के बहुत सारे शहर जो है वो 2025 में डूबने वाले हैं इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो सोचिए, पॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं पर उसको नुकसान उस देश को हो रहा है। इसलिए अभी पूरा वर्ल्ड इस चीज पर बहुत ज्यादा चिंतित है। इवन भारत सरकार भी इस चीज को बहुत ज्यादा चिंतित है कि हम लोग पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जाए। और आने वाले समय में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होने वाला है ना, ये पॉल्यूशन ही होने वाला है। क्योंकि ये पॉल्यूशन के कारण, पॉल्यूशन आपका खुद नहीं रहा है, ये पॉल्यूशन ग्लोबल हो गया, अंतरराष्ट्रीय हो गया, सब इससे सफर कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ज्यादा से ज्यादा देश क्या कर रही है, अब शिफ्ट हो रही है वैसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, ग्रीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, जिसमें कि कार्बन का उत्सर्जन क्या हो, कम से कम। इवन भारत भी बहुत सारे कंट्री में जब जाते हैं तो वहां पर पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन पर वो लोग बात करते हैं, इन्वायरमेंटल पर बात करते हैं। और भारत बहुत सारे ऐसे देश में जहां पर जलवायु परिवर्तन पर बात हो, तो वहां भारत अपना कसम भी खा ली है कि 2070 तक में वो कार्बन का उत्सर्जन बंद कर देंगे। मतलब हम ऐसा कार्बन अगर हम निकालेंगे भी, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे भी अगर फैक्ट्री से, गाड़ी से, तो हम ऐसा अपना एनवायरमेंट ही बना देंगे जिससे कि वो 0% कार्बन जो है बाहर जाए। चाइना ऑलरेडी वो लोग कसम खा लिया कि 2050 तक जो है हम भी कार्बन का उत्सर्जन बंद कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग किस पर ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, सन पर, विंड पर। देखते हैं पवन चक्की, आप अगर कोस्टल एरिया सब में चले जाएंगे, समुद्री तट तरफ चले जाएंगे, या बहुत सारे वैसे कंट्री में चले जाएंगे, वहां इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा जो है वो विंड पावर प्लांट से, सोलर पावर प्लांट से जनरेट करता, कोयला जलाते ही नहीं है। तो सोचिए वहां का एनवायरनमेंट और कितना अच्छा होगा। तो ये सब कुछ हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। क्लियर एकदम हो रहा है यहां तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करें कि जो भी हमको एनर्जी का सोर्स दे रहा है, चाहे वो सन हो, कोयला हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, विंड हो या ओशियन हो, कुछ भी हो जहां से हमको एनर्जी मिल रहा है जिससे कि हम किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी का क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या विशेषताएं होना चाहिए, क्या एडवांटेज होना चाहिए। तो यहां पर जनरली जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी का बात होता है वो हम लोग ईंधन के रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, अगर ईंधन के रिस्पेक्ट में हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी सोच रहे हैं, तो एक गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी शुड बी सेफ एंड कन्वीनियंट। कन्वीनियंट टू यूज मतलब अगर कोई सोर्सेस ऑफ एनर्जी का आप यूज कर रहे हैं, जैसे कोयला का यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, गैस का यूज कर रहे हैं, तो ये ध्यान देना कि जो भी हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे वो सबसे पहला सेफ होना चाहिए। सेफ कहने का मतलब है, मान लीजिए हम कोयला जला रहे हैं, तो उस कोयला को जलाने से हार्मफुल गैसेस ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकल रहा है तो हम दूसरे सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप देखिए, पहले हम लोग लकड़ी जलाते थे घर में, है ना, जब आप अपने दादा परदादा का बात करेंगे तो हम लोग के यहाँ घर पर क्या था, पहले लकड़ी से खाना बनता था। उस खाना से क्या होता है, काफी धुआं निकलता था, जो वहां पर महिलाएं लोग काम करते थे उनके हेल्थ पर काफी उसका प्रभाव पड़ता था। फिर धीरे धीरे हम लोग कोयला में शिफ्ट हुए, थोड़ा कम धुआं देने लगा, फिर उससे ज्यादा हम लोग फिर शिफ्ट हो गए किस में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, किरासन पर हुए, और फिर हम लोग किस पर आ गए, गैस पर आ गए, और वहां पर पॉल्यूशन वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो वही चीज बताना चाह रहा है कि हम ऐसे ईंधन का यूज करेंगे जो सबसे पहला सेफ हो। ऐसा नहीं कि उसको जलाएं, उसका यूज करें तो उससे हार्मफुल गैसेस निकले जो हमारे हेल्थ को नुकसान करे। दूसरा, कन्वीनियंट टू यूज, और आसानी हो जाए। जैसे मान लीजिए कोयला, लकड़ी, गोईठा से हम लोग खाना बना रहे हैं,
तो उसका यूज करना टफ हो जाता है। बरसात के समय तो और ज्यादा टफ है। पर आज के डेट में हम लोग अपने घर में गैस लगाए हुए हैं, गैस सिलेंडर हो या पाइपलाइन के थ्रू आया हो, बस नो ऑन करो, माचिस मारो और आराम से काम, तो आसान हो गया। तो वैसे ईंधन का यूज करना है जो सेफ हो, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं दे, और दूसरा क्या हो, आसानी से आप उसको यूज कर सके। दूसरा है इट मस्ट बी इजिली स्टोरेबल इन अ स्मॉल स्पेस। अब आप वैसे ईंधन का यूज करना चाहेंगे जो कम ही जगह में आसानी से स्टोर हो जाए। जैसे मान लीजिए हमको 30 दिन का खाना बनाना है, तो अगर हम लकड़ी या कोयला से खाना बनाते हो तो हमको 30 दिन का पूरा लकड़ी कोयला को स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो काफी जगह लेगा। पर वही 30 दिन के लिए हम अपने घर में क्या किए, एक छोटा सा सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरा हुआ, उसको स्टोर कर लिए। तो देखिए ये कितना आसान हो गया आपके लिए। तो ये भी याद रखना है, इट मस्ट बी इजिली स्टोरेबल। आप आसानी से उसको स्टोर कर सकते हैं छोटे ही जगह में। क्लियर एकदम हो रहा है। इजी टू ट्रांसपोर्ट। अब ऐसे आप ईंधन का यूज करना चाह रहे हैं, ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज आप करना चाह रहे हैं जो आसानी से क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो जाए, है ना। आराम से आप पाइपलाइन के थ्रू भी उसको भेज सकते हैं। देखते हैं अभी बहुत सारे शहर में क्या हो रहा है, पाइपलाइन गैस का बिछा हुआ है, अब सिलेंडर भी घर पहुंचाना नहीं है, सरकार क्या की है, पाइपलाइन बिछा दी है और उसी में मीटर भी लगा दी है कि जितना आप यूज कीजिएगा उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो कितना आसान हो गया, कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट, आसानी से आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान देना है कि जो हम ईंधन यूज करेंगे उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उसको भेज सकते हैं, है ना। कोयला सबको अगर भेजना रहता तो ट्रेन के मदद से, ट्रक के मदद से भेजना पड़ता, पर आज के डेट में क्या है, पाइपलाइन बिछा दिया गया, गैस को आराम से भेज दीजिए, फ्यूल को आसानी से आप भेज दीजिए। नेक्स्ट क्या है, इट शुड प्रोवाइड ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये भी याद रखना है कि जो भी आप ईंधन यूज कर रहे हैं वो ईंधन क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। तो इट शुड प्रोवाइड ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब पता चला आप ईंधन जला रहे हैं, अब वो एनर्जी इतनी को दे रहा है और खाली राख दे रहा है, तो वो आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। हमको वैसे ईंधन का यूज करना है जो जले और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करे, ठीक है। नेक्स्ट, और यहां पर देख लीजिए, इट शुड प्रोवाइड ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास और एंड वॉल्यूम, जिसका कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हो गया किलो जूल पर केजी। इसका मतलब 1 केजी का कोई ईंधन जलाइए, जैसे 1 केजी का कोयला ले लीजिए, उस 1 केजी के कोयला को जलाने से उसमें से जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम लोग किलो जूल में मापते हैं, तो 1 केजी के फ्यूल जलाने से उसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उसको जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी से हम नाप रहे हैं उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कह रहे हैं। क्लियर एकदम हो गया। जैसे 1 केजी आप लकड़ी ले लिए, 1 केजी आप कोयला ले लिए, 1 लीटर आप पेट्रोल ले लिए, उसको जलाइए, उससे कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको जिस यूनिट की मदद से हम लोग नापेंगे, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमको वैसे ईंधन का यूज करना है जिसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इट शुड नॉट प्रोड्यूस सो मच पॉल्यूशन। हमको यह भी ध्यान देना है कि हम ऐसे ईंधन का यूज करेंगे, हम ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे जो पॉल्यूशन कम से कम करे, है ना। जैसे अभी हम लोग कोयला जलाने से ज्यादा बचना चाहते हैं, क्या चीज कर रहे हैं, गैस जला रहे हैं, क्योंकि गैस में क्या हो रहा है, कम पॉल्यूशन हो रहा है। अभी पेट्रोल डीजल के गाड़ी को कौन रिप्लेस कर रहा है, जो सीएनजी वाला है वो कर रहा है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, और उसको भी रिप्लेस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कर रहा है। क्योंकि पॉल्यूशन आपका मेजर जो है एयर पॉल्यूशन, दो सबसे बड़ा सोर्स कर रहा है। एक तो आपका इंडस्ट्रीज कर रहा है, इंडस्ट्रीज में कोयला जल रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जल रहा है, उससे काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। और दूसरा आपको ऑटोमोबाइल कर रहा है, और दोनों के बिना आप रह नहीं सकते। तो इंडस्ट्रीज में भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसा चिमनी बनाया, ऐसा ऐसा फ्यूल यूज कर रहे हैं कि कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करे। ऑटोमोबाइल में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पेट्रोल डीजल से शिफ्ट हो रहे हैं। हो सकता है 2050 2070 तक हमारे पूरे रोड से पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी आपका समाप्त हो जाए और उसकी जगह कोई नया सोर्सेस ऑफ एनर्जी वहां पर जगह ले ले। तो ये भी ध्यान देना है कि हम जो फ्यूल यूज करेंगे, हम लोग जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज करेंगे वो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करे। क्लियर एकदम हो गया। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी इजी टू यूज एंड हैंडल। अब जो भी हम ईंधन यूज कर रहे हैं उसको हम आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, इजी टू यूज, है ना। जैसे पहले कोयला क्या था, अगर मान लीजिए हमको खुद का घर का खाना बनाना रहता और कोयला से बनाना रहता तो कितना दिक्कत होता है। पहले कोयला वाले चूल्हा को जलाइए, हवा हुआ मार के उसको एकदम ठीक कीजिए, 1-2 घंटा लगेगा जलने में, माहौल बनाना पड़ता।
पर अभी क्या है, गैस गए नीचे, गैस के नोब को ऑन किए, माचिस मारे और आराम से जल गया। तो ये भी याद रखना, वैसे ईंधन का आप यूज करना चाहेंगे जिसको आसानी से यूज किया जा सके, आसानी से हैंडल किया जाए। हमको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा फ्लेम कर दिए, कम चाहिए तो कम फ्लेम। कोयला वाले में आप कहां से ज्यादा कम करिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं है ना, जो किसी फ्यूल के अंदर हम लोग चाहते हैं। और यहां हम बार बार बता रहे हैं, यहां जो हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी में बात कर रहे हैं वो जनरली फ्यूल के रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो सकता है पानी के मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाए, सोलर के मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाए, विंड मिल के मदद से इलेक्ट्रिक बनाए, न्यूक्लियर पावर प्लांट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाए, या थर्मल पावर प्लांट की मदद से हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी बनाए। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक में है, बता दीजिए जल्दी से, आगे बढ़ जाएं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर डाल दीजिए, जितना भी घर में स्टार पड़ा हुआ है सब उठा के इसके अंदर डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस की जो भी ऊर्जा का स्रोत है उसको हम कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं, कैसे हम उसके टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो याद रखना है, बहुत सारे आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्या कह रहा है कि ऑल थिंग्स दैट आर यूजफुल टू अस, ऐसा कोई भी चीज जो हमारे लिए उपयोगी हो, एंड गिव एनर्जी, जो हमको एनर्जी देता हो, ऊर्जा देता हो, आर कॉल्ड एनर्जी सोर्सेज। पहले तो दिमाग में यही आना चाहिए, सर एनर्जी सोर्स किसको कह रहे, तो कह रहा है ऐसा कोई भी चीज जो हमारे लिए उपयोगी हो और साथ ही साथ वो हमको एनर्जी देता हो, ऐसे सारे सोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी सोर्स कहेंगे। और नहीं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेस भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेस भी कहते हैं। दे आर क्लासिफाइड। और इसका हम लोग किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स में सबसे पहला, बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी के आधार पर, हम कैसे उसका उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर, है ना, उसमें दो टाइप हो सकता है, प्राइमरी सोर्स और दूसरा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब है कि नेचर आपको जैसा दिया है आप डायरेक्ट उसका उसी तरह से यूज कर लीजिए। जैसे जमीन खोदे, कोयला मिला, कोयला ले जाके घर में जलाएं या फैक्ट्री में जलाएं, उसी तरह से उसका यूज कर दिए। तो ऐसा सोर्स जो नेचर आपको जैसे अवस्था में दिया आप उसको उसी तरह से यूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। समझ में आया कि नहीं, कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है, कि नेचर जैसा आपको दिया है या कोई भी आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो भी ईंधन है, अगर जैसा आपको मिला हुआ है उसी तरह आप यूज कर लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे। सेकेंडरी सोर्स का मतलब है कि जो प्राइमरी सोर्स के मदद से बनता हो, जैसे कोयला, तो कोल आपका प्राइमरी सोर्स हो गया, कोल आपका क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया। लकड़ी आपका प्राइमरी सोर्स हो गया, है ना, गए जंगल या अपना बागान है, बहुत सारा पेड़ लगा है, बहुत सारा सूखा पेड़ है, काट लिए, जलावन में यूज कर लिए, तो ये डायरेक्ट हम इसको यूज कर रहे हैं। पर अगर मान लीजिए हमको चारकोल बनाना हो, चारकोल बनाना हो, है ना, लकड़ी, लकड़ी का जो कोयला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। अभी देखते होंगे लकड़ी का कोयला सबसे ज्यादा यूज शहर में रेस्टोरेंट में होता है, जहां पर तंदूरी रोटी बनाते हैं, जो आप लोग लिट्टी जो सेका हुआ खाते हैं ना, उसके नीचे यही चारकोल लगा हुआ रहता है, चारकोल से उसको गर्म करते हैं। तो ये लकड़ी को हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि लकड़ी में जो है ना काफी मात्रा में मॉइस्चर रहता है, उसमें बहुत सारा लकड़ी का खुद का मिनरल्स रहता है जिसको सेफ कहते हैं। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, जब जलाते हैं तो जलाने से जितना वाटर वेपर है वो फटाफट आपका निकल जाता है, उसमें कुछ हार्मफुल गैसेस होता है वो भी निकल जाता है। तो जो बचा हुआ रहता है सेक्शन ना, वही चारकोल हो गया। अब उसमें जरा सा हीट दीजिए, उसको जलाइएगा, आसानी से वो काम करेगा। तो सेकेंडरी सोर्स समझ में आया बच्चा, कि जो प्राइमरी के कन्वर्सन से बनता हो, मतलब प्राइमरी को हम किसी तरह कन्वर्ट करके बनाते हैं, तो ऐसे सोर्स को हम लोग सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। तो कैसे यूज कर रहे हैं, तो यूज के आधार पर हम उसका वर्गीकरण किए हैं कि मेरा कोई सोर्सेस ऑफ एनर्जी प्राइमरी सोर्स है कि सेकेंडरी है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी नेचर तो आपको दिया नहीं है, उसको तो बनाना पड़ रहा है ना, कन्वर्ट करना पड़ रहा है, चाहे किसी भी तरह से करे, सोलर एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोयला को जला के स्टीम बना के टरबाइन को घुमा के तब इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर आ जाएगा। आप एक और चीज जानते हैं, कोक, है ना, जैसे कोयला जो है अपने अपने इंडिया में जो है वो एंथ्रासाइट कोयला नहीं मिलता है। एंथ्रासाइट कोयला जो है ना ऑस्ट्रेलिया में काफी मात्रा में रहता है, और एंथ्रासाइट कोयला में जो कार्बन का परसेंटेज होता है ना वो काफी हाई होता है। जितना कार्बन का परसेंटेज रहेगा ना उतना उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा।
तो एंथ्रासाइट कोयला जो है ना अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ बिटामिनस कोयला है, पीट कोयला है, और उसमें क्या रहता है, काफी मात्रा में मॉइस्चर मौजूद रहता है, उसमें बहुत सारा गैसेस भी रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस कोयला को जलाते हैं, और जलाने से उसमें जितना वाटर वेपर मतलब वाटर प्रेजेंट है वो वेपर बन के उड़ जाता है, और जो भी हार्मफुल गैसेस है वो भी उड़ जाता है, और वहां से कम हार्मफुल गैसेस का वो सब्सटेंस बच जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। आया बात समझ में? तो जैसे एंथ्रासाइड कोल भी अगर रहता तो हम उसको कोक के अंदर रख सकते हैं, पर हम लोग अपने यहाँ का कोयला को जला के क्या करते हैं, वहां से उसमें हार्मफुल गैसेस वाटर वेपर को निकाल देते हैं, तो जब वो कोयला बचता है उसको हम लोग को कहते हैं। ये सब सेकेंडरी फ्यूल हो गया, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया। दूसरा है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल यूज है, जिसमें हम लोग किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे आप अगर पुराने तरीका से उसका यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है 50 साल से, कोयला को जला के पानी को गर्म करके स्टीम बना के टरबाइन को घुमा के और वहां से इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। तो अगर पुराने परंपरा के आधार पर ही हम लोग एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कन्वेंशनल। पर अगर मॉडर्न टेक्निक यूज कर लिए और उससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो उसको कहेंगे नॉन कन्वेंशनल। जैसे अपने इंडिया में पवन चक्की का एप्लीकेशन बहुत कम करते हैं। जैसे अगर आप सोलर का ही एग्जांपल लेंगे तो अपने इंडिया में अभी आपको बताएं कि अभी प्रेजेंट डे में आपको बता रहे हैं कि इंडिया में लगभग 70,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो है वह सोलर एनर्जी के मदद से अब होने लगा है, जिसमें अपने राज्य में राजस्थान में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो है वो सोलर एनर्जी के मदद से होता है। लगभग 17 से 18,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पैनल के मदद से हो रहा है। इसका मतलब वहां का एक बहुत बड़े एरिया में सोलर पैनल लगा है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर हाई रहता है और काफी लंबे समय तक रहता है। मतलब सुबह से शाम तक का जो डिस्टेंस है, टाइम है, वो काफी लंबे समय तक रहता है। सन का इंटेंसिटी, सन का जो लाइट है उस पर काफी ज्यादा पड़ता है। तो अभी पूरे इंडिया में आपसे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किस स्टेट में होता है, तो वहां राजस्थान में डालेंगे। और लगभग जो अप्रोक्स है कि वहां जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो 17,000 से 18,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। 70,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी तो सिर्फ सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस हो रहा है अभी के डेट में। किससे? आपका सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहला आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है? राजस्थान। दूसरा आपका गुजरात है, तीसरा आपका कर्नाटका है, चौथा आपका मध्य प्रदेश है, पांचवा आपका यूपी है। ये सब स्टेट जो है ना बहुत ज्यादा अब काम कर रही है रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी में। हमारा राज्य भी काम कर रहा है पर बहुत लो क्वांटिटी में कर रहा है। और जब तक सरकार जागरूक नहीं, देखिए आदमी का जागरूक होना तो सही है, पर अगर सरकार जागरूक हो जाए, सबको सब्सिडी दे, सबको मोटिवेट करें कि आप लोग भी अपने घर में सोलर एनर्जी लगाइए, कम कॉस्ट में सोलर पैनल बैटरी सब मिलने लगे तो लगभग सब लोग इसका यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी ये नॉन कन्वेंशनल जो है ना ये मॉडर्न हो गया। मॉडर्न तरीका से हम लोग एनर्जी सोर्स अगर ले रहे हैं तो ये नॉन कन्वेंशनल। अगर पुराने तरीका से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपका कन्वेंशनल होगा। बात समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग यहां पर लिखे हैं पारंपरिक उपयोग के आधार पर। मतलब किस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं, जो 50 साल से उपयोग होते हुए आ रहा उस आधार पर, कि नया नया टेक्नोलॉजी लगा के हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे विंड पावर प्लांट के मदद से, सोलर पावर प्लांट के मदद से, जो समुद्र में लहर आ रहा है, चूंकि वो लहर कंटिन्यूसली आ रहा है तो हम लोग समुद्र के तट पर क्या किया, टरबाइन लगा दिए। और टरबाइन ऐसा लगाएं कि जब समुद्र का लहर आता है तो उसको घुमाएगा और पानी आपको पता है फिर वापस भी जाएगा, तो वहां वापस जाने समय भी उसको घुमाएगा। तो अगर घूम रहा है तो वहां जनरेटर शाफ्ट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो बहुत सारा अभी नया नया एडवांस अभी काम किया जा रहा है जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी। अब कोई जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कितने समय तक यूज हो सकता है, उसका हम कब तक यूज कर सकते हैं, क्या हजारों हजार साल तक यूज कर सकते हैं, कि हो सकता है 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल के बाद नहीं यूज हो। जैसे अभी हम लोग जिस स्पीड से अपने रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं, कोयला का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, गैसियस का यूज कर रहे हैं, एक समय के बाद हो सकता है आप उसका यूज कर लें, आपका बच्चा भी यूज कर ले, पर जो आने वाला जनरेशन है ना बेचारा, उसको क्या करना होगा, कोयला सबको देखने के लिए म्यूजियम जाना पड़ेगा कि इसको एंथ्रासाइट कोयला कर रहे हैं, इसको बिटामिनस कोयला कर रहे हैं, अच्छा ये बोतल में पेट्रोल है, ऐसा कभी फ्यूल हुआ करता था। क्योंकि अभी हम लोग
वो सब जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसको बनने में तो लाखों लाख साल लग जा रहा है ना, और हम उसका उपयोग क्या कर रहे हैं, जो उसका एक्सट्रैक्शन जो कर रहे हैं वो काफी हाई रेट से कर रहे हैं। जैसे अभी अपने बिहार का ही एग्जांपल लीजिए, बिहार का जो भी लोकल नदी थी उसमें बालू, आज से 10-20 साल पहले आपका नदी जो है, आपके गांव का नदी का दशा कितना अच्छा था, पर आज के डेट में आप देखेंगे कि आपके गांव का, आपके शहर का जो नदी है उसका दशा कितना खराब हो गया, क्योंकि बालू माफिया जो है ना, वो उसको फिक्स किया जाता है कि आप इतने ही लेयर तक बालू निकालिएगा, पर चूंकि वहां देखने वाला कोई नहीं रहता है तो वो और ज्यादा लेयर तक, मतलब कितने कितने फीट तक बालू को निकाल रहा है, जिससे कि पूरे नदी का दिशा आपका खराब हो गया। पानी जो है अब वो उस नदी में प्रॉपर नहीं, तो ये चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं अपने रिसोर्सेस का, क्योंकि उसको बनने में तो समय लग रहा है और उससे ज्यादा हम वहां से निकाल ले रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे देखते हैं समुद्र में आप आजकल कितना देश, अलग अलग देश बड़ा बड़ा जाली लगा के मछली पकड़ रहा है। अरे मछली जो है ना वो नेचुरल प्यूरिफायर होता है वाटर का, अगर आप उसी को हटा देंगे तो वाटर, ऐसे तो एयर पॉल्यूट है ही है, लैंड पॉल्यूट है, वाटर जो बचा हुआ वो तो और भी पॉल्यूट हो जाएगा, सोचिए तो फिर क्या जीवन होगा। तो यही चीज बता रहा है, बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, मतलब हम लोग उपलब्धता के आधार पर हम कैसे यूज कर रहे हैं, क्या हम उसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं या शॉर्ट समय तक। अगर हम लोग लंबे समय तक यूज कर सके, जो कभी समाप्त ही नहीं होता, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब निरंतर हम उसका यूज कर सके, बार बार हम उसका यूज करें, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। और दूसरा क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। अभी तो आप यूज कर लीजिए, कुछ दिन तक आप यूज कर लीजिए, पर इसके बाद हो सकता है वो आपका समाप्त हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसके आधार पर हम लोग करेंगे, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में, कि कैसे सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और आपको पता है कि सन अभी हजारों साल तक आपके साथ रहेंगे। पर अगर कोयला, लकड़ी, गोईठा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एग्जांपल लेंगे तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक बार आप इसका यूज कर लिए, खत्म हो गया तो एक समय के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो उसके आधार पर है। उसके बाद बेस्ड ऑन द कॉमर्शियल एप्लीकेशन, जिसको हम लोग व्यापारिक उपयोग के आधार पर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके गांव में अगर फसल उसल हो रहा है, तो बहुत सारा ऐसा फसल होता है जिसका जो बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम लोग जलावन में यूज करते हैं। जैसे गन्ना का आप एग्जांपल ले लेंगे, तो गन्ना का रस से हम तो गुड़ बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं, और जो उसका रस बचा हुआ पार्ट रहता है उसको हम लोग जलावन में यूज कर ले रहे हैं। आपके गांव में जो है बहुत गाय बैल बकरी है, उससे आप गोईठा ले रहे हैं, उस गोईठा को आप अपना तो खाना बनाने में यूज कर ही रहे हैं, और भी काम में यूज करें, अगर गांव वाला भी मांग लेता है तो 100 को 50 को तो ऐसे उठा के ले जा रहा है, पर आप उसके लिए क्या कर रहे हो, उससे पैसा नहीं ले रहे हैं। तो वही चीज बता रहा है, बेस्ड ऑन कॉमर्शियल एप्लीकेशन, मतलब कुछ ऐसा ईंधन है जिसमें हमको पैसा उसा देना नहीं पड़ता, ऐसे उठा के ले आके आ गए या काम कर गए, पर किसी के लिए हमको पैसा देना पड़ता है, तो उसमें कॉमर्शियल एनर्जी होगा, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी होगा। जैसे कॉमर्शियल एनर्जी में आप क्या देख रहे हैं, जिसमें कोयला, लकड़ी, कोयला है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, एक फिक्स प्राइस देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक फिक्स प्राइस देना पड़ता है, तो ऐसे एनर्जी सोर्सेस को कॉमर्शियल कहते हैं, है ना। पेट्रोल के लिए आपको फिक्स पैसा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए फिक्स पैसा देना पड़ेगा, कोल के लिए फिक्स, तो दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल। पर नॉन कॉमर्शियल एनर्जी का मतलब हो गया जिसके लिए आपको पैसा वैसा नहीं देना पड़ा, है ना। आपके गांव में बहुत सारा खेत है, उसमें बहुत सारा फसल है, बहुत सारा पेड़ है, वो खराब हो गया, आप उसको यूज कर लिए। अभी भी आप देखते होंगे कि जैसे पंजाब हरियाणा सब में देखते होंगे कि वहां जो फसल होता है उसको जनरली हम लोग मशीन से कट करते हैं, और उसका जो बचा हुआ पार्ट रहता है सरकार क्या करती है, अब उसको बोलती है जलाइए आप मत, हम आएंगे, कंपनी वाला आएगा, अलग अलग पावर प्लांट आएगा, उसको काट के ले जाती है मशीन से, और अपने पावर प्लांट में वहां से इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, वहां से मीथेन गैस बना रही है, वहां से इथेनॉल बना रही है, तो बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो कितना हो गया, यस। तो आज हम लोग बस इसको यहीं तक रहने देते हैं, इस क्लासिफिकेशन को अब हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रखेंगे, इसको डिटेल में फिर पढ़ाई करेंगे कि बेस्ड ऑन यूजिबिलिटी के आधार पर कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है। तो देखिए बहुत स्पीड से बता देते हैं कि प्राइमरी सोर्स एनर्जी इज द सोर्स विच इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, नेचर के द्वारा जो गिफ्ट दिया गया है, नेचर में जो मौजूद है उसी को डायरेक्ट अगर हम यूज कर लेते हैं तो इसको हम लोग प्राइमरी सोर्स कहते हैं। और सेकेंडरी में क्या है, प्राइमरी को कन्वर्ट करके अगर हम यूज करें तो उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। तो नेक्स्ट, क्योंकि लंबा एक वीडियो चला जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और फिर डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए और खूब अच्छे से नोट्स को बनाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।